लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड तीसरा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहला आप देखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देने के लिए, वो सभी कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सबसे ऊपर रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, मतलब इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो भी ऑर्डर देंगे कौन देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट देगा। उनको फॉलो करने का काम किसका है? मिडिल लेवल का और लोअर लेवल का। ठीक है, तो आप मेन पिक्चर देखोगे, देखो टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका हिस्सा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सीईओ किसका हिस्सा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऐसे ही सीएफओ, उसके बाद में प्रेसिडेंट, ये सब लोग किसका हिस्सा हैं? ये सभी लोग हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा। ठीक है, इसमें आप देखोगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही या गलत होगा वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे ये लोग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड पॉलिसीज सेट करते हैं। ठीक है, ये कम टाइम के लिए काम नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सारे कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, आप इनके काम देख सकते हो, ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज बनाना। मैंने तुम्हें बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, ये कौन सेट करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उस गोल को कैसे अचीव करना है वो भी कौन बताएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में प्लान्स बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, है ना, ये भी किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना। रिसोर्सेज जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मशीनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये कौन ला के देगा? ये अवेलेबल करवाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट करना मतलब सबके बीच तालमेल बिठा के रखना। ठीक है, ये काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद में जितने भी काम परफॉर्मेंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो होगा क्या? कोई एक्टिविटीज जो है वो कैसी हो जाएंगी? एक्टिविटीज जो है वो ओवरलैपिंग करने लगेंगी, मतलब कि एक सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे और जैसा सोचा है, जैसे प्लान्स बनाए हैं वैसे काम हमारे नहीं होंगे, है ना। इनको हम क्या बोलेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। ये टर्म्स लिखे हैं कौन कौन लोग होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, इनको आप एक बार देख सकते हो, मैंने बता दिया। नेक्स्ट पे हम चलेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टेक्टिकल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का है, मतलब कि ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें देखो सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं और डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस लेवल पे आते हैं? मिडिल लेवल पे। सारे डिपार्टमेंट्स हेड किस लेवल पे आएंगे? मिडिल लेवल पर। ठीक है, उसके बाद में सारे मैनेजर्स जो हैं वो किस लेवल पे आते हैं? वो भी हमारे मिडिल लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इनके काम क्या है मिडिल लेवल के? ट्रांसलेट पॉलिसीज इनटू प्रैक्टिकल प्लान्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको यहाँ पे लागू कौन करवाएगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो वो है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अवेलेबल करवाए हैं, जैसे कि पैसा, जैसे कि मशीनें, जैसे कि वर्कर्स, इन सब का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन देखेगा? ये देखेगा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में सुपरवाइजर्स एंड गाइड्स लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये गाइड भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा। ठीक है, उन्हें गाइडेंस देगा कि इस तरीके से काम करना है, आपको ये काम करना है। सारी पॉलिसीज, सारे प्लान जो है उनको इजी लैंग्वेज में कौन समझाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में जो भी काम होगा कंप्लीट, जो भी काम कंप्लीट होगा उसकी रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन देगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप ये देख सकते हो मिडिल लेवल में कौन कौन लगाते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर आता,
प्लांट मैनेजर्स आते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, रीजनल मैनेजर्स आते हैं। तो जितने भी मैनेजर्स हैं वो किसका हिस्सा है? तो इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, अब आप देखिए लास्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्यों? क्योंकि जितने भी पॉलिसी, जितने भी अभी तक यहाँ पे प्लान बने हैं, सबको ऑपरेट कौन करेगा, है ना, सब प्लान्स पे काम कौन करेगा, तो वो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, इसमें फोरमैन आते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ठीक है, ये सभी लोग किसका हिस्सा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, ये लोग जितने भी प्लान्स बने हैं, जितने भी पॉलिसीज बनी हैं, उनको वास्तव में रियल में इम्प्लीमेंट कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स पे काम करते हैं। जैसे एक दिन का काम हुआ कोई, है ना, एक दिन में 100 ब्रेड के पैकेट बनाने हैं, तो लोअर लेवल ने 100 ब्रेड के पैकेट बनवा के मिडिल लेवल को दे दिए, मिडिल लेवल ने किसको रिपोर्ट दे दी? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स पे काम करते हैं। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स पे काम करता है। इनके काम देख लीजिए लोअर लेवल के। सुपरवाइजर एंड डायरेक्ट वर्कर्स, है ना, ये वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मतलब उन्हें गाइडेंस देते हैं कि वर्कर्स को कितना काम कितने समय में करना है और कैसे करना है। ये कौन बताता है वर्कर्स को? सुपरवाइजर्स बताते हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट बताता है। ठीक है, उसके बाद में ये इंश्योर करते हैं कि जो काम वर्कर्स को दिया है, क्या वो काम टाइम पे कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड ऑन टाइम और नॉट। ठीक है, मेंटेन डिसिप्लिन। उसके बाद में ये लोग ये भी चेक करते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, सभी काम टाइम पे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, वर्कर्स जो हैं ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन बनाए रखने का काम भी किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। उसके बाद में वर्कर्स की डे टू डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिनको सोल्व करने का काम भी किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। जैसा आप देखोगे वर्कर्स एक मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही होगी, है ना, जैसे कि लंच की प्रॉब्लम होगी या पीने के पानी की प्रॉब्लम होगी या साफ सफाई की प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ उनकी समस्याएं होती हैं। इनको सोल्व कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद में जो भी काम लोअर लेवल पर कंप्लीट होता है, उसकी रिपोर्ट ये तैयार करके किसको देते हैं? मिडिल लेवल को देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों लेवल्स के काम हमने देखे हैं। तीनों लेवल्स के अंदर कौन कौन लोग आते हैं ये भी हमने देखा है। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब किसका हिस्सा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे मिडिल लेवल में, तो मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर्स हैं, है ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हेड हैं, वो सब किसका हिस्सा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ऐसे ही लोअर लेवल में कौन आते हैं? सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, उसके बाद में शिफ्ट इंचार्ज हो गए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया। ये सब किसका हिस्सा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये भूलोगे नहीं, याद रखोगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से पूछे जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। ये आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। सबसे ऊपर कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट, बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स बनाता है, मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, और उसको रियल में एग्जीक्यूट कौन करते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, हम इसको करने वाले कवर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और तीनों पे अलग अलग पूछा जाता है। जैसे कि मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहला आप देखोगे क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? तो यहाँ पर बता दूं आपको, तीन मेन ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो पहला ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है वो क्या है? सर्वाइवल। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो, सरवाइव, है ना, सरवाइव करे, मतलब कि चलता रहे। कब तक?
लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक, है ना। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस को, उस कंपनी को बंद ना होने दे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सर्वाइवल, यानी कि बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। उसके बाद में सर्वाइवल के बाद आप देखोगे प्रॉफिट, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाएगा जब वो लगातार प्रॉफिट में हो, है ना। अगर कंटिन्यू उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा? क्या नहीं होगा ना। ठीक है, तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या है? यहाँ पे ग्रोथ, है ना। हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि आज उसकी एक ब्रांच हो, कल को 2 ब्रांच हो, है ना। तो लगातार वो ग्रोथ करता रहे। आज मैं यहाँ इस सिटी के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, कल को मेरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में फैले, फिर स्टेट में फैले, फिर पूरे नेशन में, देश में फैले, है ना, पूरी कंट्री में फैले। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका बिजनेस लगातार ग्रोथ करता रहे। और इसके लिए ग्रोथ में कौन उसका हेल्प करेगा? तो ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपको समझ में आ गए। 3 मेन गोल हैं, कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्न करना, और थर्ड क्या है? ग्रोथ, है ना। ये है। उसके बाद में आप देखोगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की अपने खुद के लिए पर्सनली क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं? तो पर्सनली आप देखो यहाँ पर टू अर्न रीजनेबल सैलरी एंड अदर इंसेंटिव्स, है ना। मैनेजर से चाहते हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी मिले, है ना। उसके बाद में उन्हें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते रहे, जैसे बोनस, कमीशन, ये सब चीजें मिलती रहे। तो ये इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है। टू गेट जॉब सेटिस्फेक्शन, है ना, मतलब कि जो उनका काम है उसको करने में उन्हें मजा आए, उन्हें उनको सेटिस्फाई मिले उनके काम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर को वर्कर्स वाला काम दे दिया तो क्या वो काम करेगा? क्या नहीं करेगा ना। ठीक है, तो मैनेजमेंट को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब उसको उसके लेवल का काम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे टू अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैनेजर हमेशा चाहता है कि उसको अपने पर्सनल ग्रोथ देखने को मिले, मतलब कि उसको समय समय टाइम टाइम पर उसको क्या हो? प्रमोशन हो, उसकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो इससे क्या होगा? उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद में टू गेट रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर एक मैनेजर हमेशा ये चाहता है कि उसको क्या मिले? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहचान मिले, है ना। लोग उसको जाने पहचाने, उसके काम की तारीफ करें, एप्रिसिएशन करें। ठीक है, और उसको प्रमोशन की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहनी चाहिए। ये मैनेजमेंट के क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजर्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज के लिए मैनेजमेंट क्या काम करता है, ये देख लेते हैं। देखो, टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सोसाइटी, है ना, यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स सोसाइटी को अवेलेबल करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो सोसाइटी को, एक मैनेजमेंट को अवेलेबल करवाना चाहिए, जैसे कि ये अपना होम डिलीवरी वाली सर्विस हो गई, है ना। उसके बाद में यहाँ पर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक मैनेजमेंट के में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में काम करने के लिए कौन आते हैं? समाज के ही लोग आते हैं। ठीक है, वर्कर्स कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है क्या? कि वो लोगों को काम दे, एम्प्लॉयमेंट दे। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद में टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर मैनेजमेंट किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में एक पेड़ को काटता है तो कम से कम उसको 10 पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक मैनेजमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए या किसी भी तरह के अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है प्रोडक्ट बनाने में, तो कम से कम उसको फिर एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट को एथिकली और ऑनेस्टली काम करना चाहिए, मतलब कि कस्टमर्स के साथ में, समाज के साथ में किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें मिलावट वाला सामान नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, कैसे काम करना चाहिए मैनेजमेंट को? ईमानदारी से, एथिकली। ठीक है, ये है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हमने देखे यहाँ पे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसके लिए? अपने पर्सनली खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दो टाइप के हैं, कौन कौन से? एक है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन में आप देखोगे, प्राइमरी का मतलब क्या है? मेन फंक्शन, किसके? मैनेजमेंट के। तो 5 यहाँ पर प्राइमरी फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा? फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, ठीक है, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। ठीक है, देखो ये आपको टॉपिक यहाँ पे सिर्फ मीनिंग आपको समझाया गया है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे बिजनेस में तो आगे सारे इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो पहला हम समझ लेते हैं यहाँ पे प्लानिंग क्या होता है। तो देखो प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस में यानी पहले से ही डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom टू डू, यानी कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कौन करेगा। ठीक है, ये सब हम के कब डिसाइड कर लेते हैं? पहले से ही, एडवांस में। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया, आप देख सकते हैं, अ मैनेजर प्रिपेयर्स अ प्लान टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर। अगर एक मैनेजर को नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस की सेल्स को 20% बढ़ाना है, तो वो पहले से ही प्लानिंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्लानिंग का। नेक्स्ट आप देखोगे ऑर्गेनाइजिंग। दूसरा फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। देखो प्लान्स तो बन गए, लेकिन उन प्लान्स को बनाने के बाद में आपको वहां पर कुछ ऐसे लोगों के बीच में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा जो लोग उन प्लान्स को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? लोगों का ग्रुप बनाना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो उन प्लान्स को पूरा कर सकें, इसी को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्कर, रिसोर्सेस एंड अथॉरिटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करें। ठीक है, आप लोगों का पूरा ग्रुप तैयार करें जो क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मैनेजमेंट की हेल्प करेंगे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अ मैनेजर असाइंस डिफरेंट ड्यूटी टू एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जिन लोगों की काबिलियत जो करने की, जिस काम को करने की है, मैनेजर उनको उस तरह का काम सौंप देता है। जैसे आप देखोगे कि कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज में जो कपड़े अच्छे सिलता है उसको कपड़े सीने का काम दे दिया जाता, जो पेंट अच्छा करता है उसको पेंट करने का काम दे दिया जाता, डाई करने का, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टाफिंग। अब आपने यहाँ पे कुछ रिलेशन तो सेट कर लिए, स्ट्रक्चर सेट कर लिया, लेकिन काम करने के लिए लोगों की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, तो जब आप लोगों को भर्ती करते हो, ठीक है, लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करते हो, सेलेक्ट करते हो, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? स्टाफिंग। क्या बोल देते हैं? स्टाफिंग। ठीक है, यानी कि लोगों को काम पर लगाना या लोगों को काम पर नियुक्त करना, अपॉइंट करना, क्या है? स्टाफिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, मैनेजर रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक मैनेजर का करता काम करने के लिए नए एम्प्लॉइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती करता है और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या है? डायरेक्टिंग। देखो अब जो एम्प्लॉइज आए हैं उन्हें टाइम टाइम पर गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, लीडरशिप करना। क्यों? ताकि वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकें, वो काम को टाइम पर पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए उनको बार बार किसकी जरूरत पड़ती है? गाइडेंस की। किसकी? गाइडेंस की। इसी गाइडेंस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। और लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, देखो कंट्रोलिंग डायरेक्टली प्लान से जुड़ा हुआ है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, क्या काम वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे हम चाहते थे कि सभी बिजनेस एक्टिविटीज उस तरह से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझे हैं, अब देख लो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे कोई बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला, लेकिन इसके अलग अलग जो फंक्शंस हैं उस पे अपने आप में 2 मार्कर्स का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे वो पूछ सकता है क्या डिसीजन मेकिंग क्या होता है,
है ना। इनोवेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, ठीक है। ये सब चीजें वो आपसे अलग अलग टू मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो हम समझेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग। देखो, एक मैनेजर के पास में एक काम को करने के कई सारे ऑप्शंस होते कि नहीं होते, ठीक है। मार्केट में अलग अलग तरह की मशीनें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैनेजर के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट क्या है, मतलब कि जितने सारे अल्टरनेटिव्स उसके पास में अवेलेबल हैं, उनमें से ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट क्या होगा, है ना। ये डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। जैसे एक मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको किस प्रोडक्ट को इस समय मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है। आज के टाइम पर हम अगर कीपैड फोन लॉन्च करेंगे तो क्या वो कीपैड फोन चलेंगे मार्केट में, नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि आज का टाइम क्या है, आज का टाइम आ गया आईफोन का, है ना। आज का टाइम है एंड्रॉइड का। तो कीपैड फोन आज चलाना एक गलत डिसीजन होगा, है ना, है कि नहीं। ये है। उसके बाद में आप देखो सेकंड, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, it means introducing new ideas, methods, product or process to improve performance, है ना। नए आइडियाज को लाना, नई टेक्निक्स को लाना, नई मेथड्स को लाना, है ना। कल तक आपके पास में एक मशीन थी, वो मशीन 1 घंटे में केवल 10 ब्रेड के पैकेट बनाती थी। लेकिन अब मार्केट में एक नई मशीन आई है जो 1 घंटे में 100 ब्रेड के पैकेट बनाती है, ठीक है। तो क्या आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, करोगे ना, ठीक है। तो यही इसको क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन। क्या बोलेंगे, इनोवेशन, यानी कि न्यू आइडियाज को लेके आना, नई मेथड्स को लाना, नई टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, देखो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी मार्केट में रन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे आपको रिप्रेजेंट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करोगे, करोगे, ठीक है। देखो, इट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर एंड बिल्डिंग अ गुड इमेज, है ना। लोगों की नज़रों में आपके बिजनेस की इमेज को गुड, अचानक अच्छा बनाना, अच्छे गुडविल बनाना, रेपुटेशन अच्छे क्रिएट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग। देखो, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, एक मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं अलग अलग, उन सबको एक इंटीग्रेट करना, यानी कि एक करना। सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम ना करें, बल्कि किसके लिए काम करें, सभी लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। इससे क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो सबकी ग्रोथ अपने आप होनी है, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए काम ना करें, किसके लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। इस फीलिंग को जगाना ही, इस फीलिंग को पैदा करना ही क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, यानी सबके बीच तालमेल बिठाना, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लास्ट ईयर उसने पूछा है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग मैंने भी आपको समझाया है, क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बिठाना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, सभी अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। ये लोग आपस में लड़े झगड़े ना, ठीक है। ये लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या काम टाइम पे पूरा होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, इन लोगों के बीच में तालमेल बिठाना जरूरी है, ठीक है। मीनिंग समझ लो, कोऑर्डिनेशन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उन सभी के एफर्ट्स को क्या करना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब एक करना, है ना। एंड ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, ठीक है। किस लिए इंटीग्रेट करना, ताकि वो सभी लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए साथ में मिलकर काम कर सकें। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मीनिंग समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को सेम है, जैसा मीनिंग है वैसी ही डेफिनेशन है। फीचर्स आप देख लीजिए, फीचर्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो, आज किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने आज सुलझा दिया, तो कल क्या वो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कल फिर कुछ होगा, कुछ फिर, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन। आपको कंटिन्यूअसली, जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो जाते तब तक आपको कंटिन्यूअसली लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। अपने
वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा क्या है, सेकंड है ऑल परवेजिंग। क्या है, ऑल परवेजिंग। ऑल परवेजिंग मतलब कि यहाँ पर जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, सभी जगहों पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक है, सभी जगहों पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, भले ही वो लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल हो। सभी जगह लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सभी जगह पर विवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन की जरूरत सभी जगह पड़ती है। उसके बाद में ग्रुप एफर्ट, है ना, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये कैसा एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है। ठीक है, उसके बाद में गोल ओरिएंटेड, हम कोऑर्डिनेशन कर क्यों रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, है ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद में क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है, देखो जो व्यक्ति जिस तरीके से काम कर सके उसके साथ वैसा ही हमें चेंज होना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रिक्टली काम करेगा करेगा, ठीक है, जैसे कोई प्यार से काम कर लेगा, तो आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसी प्रोसेस हुई यहाँ पर, डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये है इसके फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको भी वो समझ लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या है, ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, जितने भी अलग अलग काम हो रहे हैं, अगर उन सबको एक यूनिटी में लाना है, उन सबको एक करना है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो, इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल वर्क इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का पहला काम क्या है कि भैया जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग एक ही गोल को ध्यान में रखकर काम करें कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, ये सेम इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, आसानी से और जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएं, इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि जो इतने भी हम रिसोर्सेज लगे हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे पैसा हो गया, मशीनें हो गई, वर्कर्स हो गए, है ना, इन सब का क्या हो, वेस्ट ना हो। ठीक है, ये सब चीजें वेस्ट ना हो और हम इनका एफिशिएंटली यूज कर पाए, मैक्सिमम यूज कर पाए। एक वर्कर जितना प्रोडक्शन कर सकता है मैक्सिमम उससे उतना काम ले पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ये काम कौन करके देगा आपको, ये काम आपका होगा कोऑर्डिनेशन से, है ना, कोऑर्डिनेशन से। जब आप सभी लोगों में तालमेल बिठा दोगे तो आपके रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे, आपके वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। उसके बाद में अवॉइड्स डुप्लीकेशन एंड वेस्ट। ठीक है, डुप्लीकेशन का मतलब वही है कि अभी यहाँ पर चीजें आपकी वेस्ट नहीं होंगी, आपको बार बार दोबारा किसी काम को नहीं करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो सभी वर्कर्स आपको एक ही बार में पूरा काम अच्छे से करके दे देंगे। ठीक है, तो क्या काम का डुप्लीकेशन होगा, क्या नहीं होगा, हमें डबल काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पर इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉइज, है ना। एम्प्लॉइज को आप कोऑर्डिनेट करके रखोगे, उनसे तालमेल अच्छा बना के रखोगे तो वो आपसे खुलकर बात कर पाएंगे, है ना। उनका आपके साथ में कम्युनिकेशन कैसा होगा, इम्प्रूव होगा, वो लोग आपसे बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे, तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट का कंप्लीट चैप्टर 1, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप इस बात पे इंश्योर हो सकते हो कि इस चैप्टर में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सुप्रीम बोर्ड एकेडमी से जुड़े रहें। थैंक यू।